नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आज चर्चा होगी नगर नियोजन पे। होगा पश्चिमी दिल्ली के उत्तर नगर में एक इमारत गिरने से 4 लोगों की जान जा चुकी है। ललिता पार्क में 67 लोगों के मारे जाने की घटना कुछ दिनों पहले हुई थी, तकरीबन 1 साल पहले, जिसने हम सभी को हिलाकर रख दिया था। मकान बनने से पहले निरीक्षण होना चाहिए तो बात जरूरी है ही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बढ़ती आबादी और जिस तरह से माइग्रेशन हो रहा है, दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं काम की तलाश में दिल्ली, और उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है, उससे हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट को लेकर हमारी तैयारी क्या है और समस्याएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। हमारी प्लानिंग कैसी है? मेरे पास एक खास मेहमानों का यहाँ पैनल मौजूद है। मेरे साथ A.K. झिंगरन साहब मौजूद हैं, फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं वेस्टर्न रेलवे के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मकान के अलावा जो ट्रांसपोर्ट को, यातायात को लेकर समस्याएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आती हैं, उसको कैसे हल किया जाए और वो समस्याएं आखिर कितनी बड़ी हैं। इसके अलावा K.T. रविंद्रन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि अर्बन डिजाइनर हैं, और अनिल लॉल जी मौजूद हैं जो कि आर्किटेक्ट हैं जाने माने। इन तीनों के जरिए हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परेशानियां हैं, जिस तादाद में झुग्गी बस्तियां बढ़ रही हैं, और दिल्ली से लेकर पूरे राष्ट्र में जिस तरह से समस्याएं हैं महानगरों को लेकर खासकर, उन्हें कैसे हल किया जाए। लेकिन इस बहस से पहले आइए इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 4 मंजिला इमारत के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने लापरवाही के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जाता है कि इस इमारत के नजदीक ही 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था। प्रशासन से शिकायत के बावजूद इसको नहीं रोका गया और कमजोर होकर इमारत गिर गई। MCD से लेकर DDA तक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन नतीजा फिर भी कुछ खास नहीं। कुछ ही दिन पहले लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क में भी 5 मंजिला इमारत ढहने से 67 लोगों की जान चली गई थी। इसी के साथ पुरानी दिल्ली में भी दशकों पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों के किसी भी दिन गिर जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सिर्फ पुरानी ही नहीं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई नई बनी इमारतों के गिरने नहीं हैं। बड़ा सवाल यह है कि बढ़ती आबादी, बढ़ता औद्योगिकरण और उसके साथ दूसरे शहरों से हो रहे प्रवासन के मद्देनजर अपने शहरों में नगर नियोजन को लेकर हमारी योजना क्या है? क्या हम लोगों की बढ़ती तादाद के अनुरूप ही हाउसिंग की समस्या से निपटने की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली की कुल आबादी में लगभग 1/4 हिस्सा झुग्गी बस्तियों का भी है, लेकिन जिन खतरनाक हालात में झुग्गीवासी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। नगर नियोजन से जुड़े इन मुद्दों को जल्द हल नहीं किया गया तो हालात जल्द ही विस्फोटक हो सकते हैं। आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टीवी। सबसे पहले मैं अपने सवाल की शुरुआत करती हूँ K.T. रविंद्रन जी से। रविंद्रन जी, जिस तरह से आप दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जाएं तो कुछ इलाकों को अगर छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि एक नया शहर बसाया जा रहा है। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह इमारतें बन रही हैं। जो पहले बंगले हुआ करते थे वो अब 4 मंजिला इमारतें हो रही हैं। सबको समझ में आ रहा है कि फायदा इसी में है। आपको लगता है कि वाकई ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस के तहत हो रहा है, या जिसकी जो मर्जी चाह रही है, जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है? थोड़ा कुछ तो रूल के अनुसार जा रहा है, बाकी तो रूल के बिना भी चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम दिल्ली में ये है कि अभी तक जो 60 साल से हम प्लानिंग कर रहा है, इस प्लानिंग को रियल इश्यूज ऑफ हाउसिंग को एड्रेस नहीं कर पाया है। जो जितने माइग्रेशन है, जितने लोग आ रहा है दिल्ली में, इनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए कोई सुविधा नहीं है अभी तक। हाउसिंग जो बन रहा है वो बन रहा है एक सेगमेंट में जो अपर इनकम ग्रुप के लिए बन रहा है। उसमें सरप्लस है, काफ़ी सारे खाली पड़ा हुआ है बड़े बड़े हाउसिंग एस्टेट्स में, लेकिन जिसको हाउसिंग का ज़रूरत है उसके लिए कोई हाउसिंग प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड इक्विटी को एड्रेस करने के लिए हमारे प्लानिंग सिस्टम अभी तक तैयार नहीं है।
अनिल लाल जी, जिस तरह से हम जान रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस बड़ी तादाद में बढ़ रहा है और अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं एफडीआई की, उसको लेकर और ज़्यादा लोग अब दूसरे शहरों से आएंगे, फिलहाल दिल्ली में, बड़े शहरों में, बॉम्बे में भी पहुंचेंगे। इसको लेकर हमारी तैयारी किस तरह की नज़र आ रही है? हम उन लोगों को बुला रहे हैं लेकिन उनके लिए घर नहीं बना रहे हैं। देखिए मैं तो बहुत बेसिक चीज क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आजकल जैसे आपने कहा 4 मंजिली इमारत बन रही है, कहीं 20 है, कहीं वो कह रहे हैं हाइट और कह रहे हैं लैंड शॉर्टेज। दिल्ली का कुल एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर है। आप मास्टर प्लान का पहला पेज पढ़ लीजिए। 782 स्क्वायर किलोमीटर आपने अर्बनाइज किया है, 701 स्क्वायर किलोमीटर भी पड़ा हुआ है। तो ये होने की जरूरत नहीं थी। पर यहां अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ले लो, क्या कर रहे हैं? डीडीए ब्लैक मार्केट कर रही है लैंड का। डीडीए लैंड प्राइस बढ़ाती है, उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। अगर आप थोड़ा और गहराई में जाइए, सबसे ऊंचे शहर, सबसे ऊंची बिल्डिंगें उन जगह में, उन मुल्कों में बन रही हैं जहां आबादी सबसे कम है। यूएस की पॉपुलेशन इज 7 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 7 पीपल, और सबसे ऊंची बिल्डिंगें वहां पे हैं। तो लैंड इज नॉट द इश्यू। गहरा मुद्दा उससे बहुत ज्यादा गहरा है। बिकॉज यू मेड लैंड अ ट्रेडेबल कमोडिटी एंड यू हैव रिजॉर्टेड, जो जिसे कहते हैं आपका बैंकिंग सिस्टम हैज नाउ बिकम फ्रैक्शनल बैंकिंग। तो आजकल काम करने से कमाई नहीं होती है। अर्बन डेवलपमेंट और लोगों को उल्लू बनाने में ज्यादा कमाई है, चाहे वो इंडिविजुअल बिल्डर हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो। सब मिडिल इनकम वाले को उल्लू बनाने के चक्कर में है। शॉर्टेज है नहीं। अगर आप पूरा इंडिया का एरिया ले लीजिए, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। अगर इंडिया को अर्बनाइज कर दो, मुझे 3% से कम लैंड चाहिए, 60% को मैं अगर टाउन्स में ले आऊं। पर हम वर्टिकल जाते हैं, वी क्रिएट प्रॉब्लम, देन वी हैव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी हैव द रेलवे, देन वी हैव द मेट्रो। हम लोग इसमें इस हालात में जी रहे हैं कि लोगों को तड़पाओ, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो, उनका खून कैसे चूसा जाए और फिर सॉल्व करते हुए और नजर आए फिर तो साफ तौर पे लगे कि सॉल्व कर रहे हैं, पर कोई सॉल्व करने की नियत नहीं है। जी जी क्योंकि जी दूसरों को पुटिंग देम इन नीड इज हाउ यू अर्न द मनी। जी। अनुज जी, जिस क्रिएटिंग अ तरह से अभी हम स्कैरसिटी। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो जिक्र कर रहे हैं मेट्रो का, रोड ट्रांसपोर्ट का, हम जानते हैं कि एनसीआर में इस वक्त जो कारों की तादाद है वो 1 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। हम घर से बाहर निकलते हैं, कभी भी ये नहीं बता सकते कि हम आधे घंटे के अंदर, 40 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे उस जगह पर, क्योंकि ट्रैफिक इतना अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। ये हालात मेट्रो के होने के बावजूद भी इस तरह क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप इस चीज़ पे नज़र डालें कि मेट्रो के आने के पहले क्या स्थिति थी सड़कों की और आज क्या स्थिति सड़कों की है, तो आपको नज़र आएगा कि सुधार हुआ है। पहले आप जब तक द्वारका में मेट्रो नहीं जाया करती थी, द्वारका से दिल्ली में कनॉट प्लेस के एरिया में या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एरिया में या जो टाउन सेंटर था वहाँ आने में बहुत समय लगा करता था, तेल का खर्चा होता था, समय खर्चा होता था। जब से आपकी मेट्रो डेवलप हुई है, आप देखिएगा उस इलाके में वाहनों की संख्या कम हो गई है। मुझको लगता है कि कुछ वाहन लोग आसान मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हुए भी लोग अपनी कार से इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि कार से अकेले ट्रैवल करना शायद स्टेटस सिंबल हो गया है। आप ये देखिए, लोग कार पूलिंग तक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कार पूलिंग में अगर हम 5 आदमी गए तो शायद ये लगेगा कि हम उस स्तर के नहीं हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, चाहे वो मेट्रो हो या कोई ट्रैमवे हो या इस टाइप का कोई भी ऐसा मास ट्रांसपोर्टेशन जी, सिस्टम डेवलप करा जाए, तो वो टाउन प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होना यानी कि चाहिए। जिस तरह से अगर इंग्लैंड का हम एग्जाम्पल ले लें तो वहां पर इस तरह से कोई नहीं ये मानता कि जितनी बड़ी कार है आप उतने बड़े आदमी हैं, जिस तरह से भारत में देखा जाता है इस बात को। इसी वजह से यहाँ जो बड़े लोग हैं वो छोटी कारें नहीं लेते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे केटी रविंद्रन जी, जिस तरह से अभी जो ये हादसा हुआ है उत्तम नगर वाला, उसमें भी फिर वही वाली बात हो गई कि मुख्यमंत्री ने कहा कि फलां संस्था जो है वो जिम्मेदार है, डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, मतलब लगातार जो अलग अलग किस्म की ये जो संस्थाएं हैं इनके बीच जिम्मेदारियों को शफल करने का काम चलता रहता है। वाकई ये बताइए कि क्या एक ऐसी नोडल एजेंसी की जरूरत है जिसके बिना आप जाकर कहीं मकान बना ही नहीं सकते, 1 ईंट रख ही नहीं सकते? नहीं, अभी भी जो रूल्स है उसके अनुसार आप नहीं बना सकता है ऐसे ही बिना कानून। लेकिन हम उसे बहुत गंभीरता लेकिन से नहीं लेते। उसको ब्रेक करके कर रहा है लोग। उन्हें कानून को तोड़ के घर बनाना है और उसको इग्नोर कर रहा है जो कानून
बनाने वाला और उसको देखभाल करने वाला उसको इग्नोर कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। जब कुछ चीज़ गिर रहा है तभी तो लोग जाके बहुत शोर मचाते हैं। तो इसका प्रॉब्लम इट्स अ डबल एज सोर्ड। एक साइड में तो जो पब्लिक है जो अपना फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है, दूसरी साइड में जो सिस्टम जो है, सिस्टम भी उस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है। ऐसे ही it is an issue of corruption. It is an issue of corruption not only from the side of the government organization, but it is also on the side of the people who break the rule and they want to grease the palms of the inspectors so that they can break the rule. यानी पहले रूल बनाए जाते हैं, फिर उनको तोड़ने के लिए लोग पैसे देते हैं और इस तरह से पूरी भ्रष्टाचार की एक पूरी फैक्ट्री तैयार होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये नेक्सस आप देख रहे हैं नेताओं में, बिल्डर में और इस तरह की संस्थाओं में जो परमिशन देती हैं? देखिए, नेक्सस है द सिस्टम इज द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट ही करप्शन को ब्रीद करती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। दिल्ली में 1483 स्लम कॉलोनीज, झुग्गी बस्तियां, उसमें से खाली 5 प्राइवेटली ओन्ड हैं, बाकी सब गवर्नमेंट ही हैं। गवर्नमेंट की लैंड ही एनक्रोच होती है बिकॉज सबसे पहले जेई पैसा लेता है। इस टाइम एक झुग्गी वाले को झुग्गी में रहने के लिए 1000 रुपए खर्च करना पड़ता है। 300 तो बाबू जौन सा जेई है जिसने एनक्रोचमेंट अलाउ की है, गवर्नमेंट वाले उनको एनक्रोच। फिर पुलिस वाला जो 300 रुपए हाथ लेता है, फिर 300 रुपए लोकल दादा लेता है, 1000 रुपए तो उसको झुग्गी के लेने देने पड़ते हैं। ये मालूम नहीं है, अगर 1000 रुपए ले ले और 6 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली में, 6 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई करें और 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2G स्कैम वगैरह उसके सामने कुछ नहीं है जो हर साल दिल्ली में हो रहा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाउ यू डू द सिटी मैनेजमेंट। टेक द स्लम डिपार्टमेंट। स्लम डिपार्टमेंट का क्या काम था? पैसे ले। एक बंदा 18.5 साल स्लम कमिश्नर रहा, गुजर गया है, गॉड मे सोल रेस्ट इन पीस। बट 18.5 साल एक बंदा एक ही पोजीशन में रहा और स्लम डिपार्टमेंट में, ही वाज सो पावरफुल। जी। जो पैसे उसको रीसेटलमेंट के लिए मिलता था वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देता था। और खाली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है स्लम्स का जिसका सेविंग बैंक अकाउंट था, बाकी सबके करंट अकाउंट होते हैं। वो इंटरेस्ट जितना पैसा इकट्ठा करता था उसे इंटरेस्ट से स्लम डिपार्टमेंट चलाता था। अगर वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ देगा तो उसका डिपार्टमेंट का बैठा बैठ जाता है। ये वो बंदा 18.5 साल करता रहा और दिल्ली में कोई नहीं पकड़ पाया। ये हो रहा है, पूछने वाला नहीं था, तो ये पूछने वाला नहीं था क्योंकि उनको ये बातों की समझ नहीं है कि ये करप्शन का छोटी बात है। जब मैं कहता हूं 20 करोड़ साल का उनका खर्चा हो रहा था जी। और 20 करोड़ का काम कर नहीं रहे थे, क्योंकि 20 करोड़ का अगर उनका खर्चा है तो 200 करोड़ का काम करना बिल्कुल, चाहिए। यानी ये जो तौर पर कि जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। और खासकर हम झुग्गी बस्तियों की बात कर रहे हैं और कुछ लोग इसके जो ब्यूटिफिकेशन है दिल्ली के, यानी जो दिल्ली की जो खूबसूरती है उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट मानते हैं झुग्गी बस्तियों को। लेकिन क्या हम इस काबिल ज़रूर हैं कि उन्हें बेहतर घरों की सुविधाएं दे सकें? वो भी इंसान हैं और भारतीय हैं, किस तरह से उनकी हाउसिंग की समस्या हल हो सके। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो आधारभूत संरचनाएं हैं, यानी कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक, उस पर प्रति व्यक्ति भारत $17 प्रति वर्ष खर्च करता है और चीन यही आंकड़ा जो है $116 तक है। तो आप समझ सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भारत और चीन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। ब्रेक के बाद इसके कुछ और पहलुओं पर नजर डालेंगे। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन।
देश देशांतर में हम बात कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग की, किस तरह से हमारे जो नगर हैं उनका नियोजन किया जा सके, किस तरह से पूरे हालात जो हैं एक्सप्लोसिव हालात में नजर आ रहे हैं। आप जहां जाएं गाड़ियों का जमघट है, हर जगह इमारतें बन रही हैं, लगता है कि पूरा एक नया शहर तैयार हो रहा है। बसे बसाए शहर में दोबारा इमारतें बन रही हैं। ये क्या सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस के तहत हो रहा है, क्या नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ बैठे मेहमानों के जरिए। 2021 तक ये टारगेट है कि मेट्रो का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। आपने कहा कि आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि जहां जहां मेट्रो है वहां कारों की तादाद कम हुई है। ये अलग बात है कि लोग स्टेटस सिंबल में अभी भी अपनी कारें निकाल के ले जाते हैं, चाहे एक कदम पर मेट्रो रेल जरूर हो। तो 2021 तक क्या हम कुछ बेहतरी की उम्मीद करें? मैं आशावादी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे एक ज़माना था, आज से 10-15 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर चलना मुश्किल था, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का धुआं इतना हुआ करता था। एक जमाना जब बात करी जाती थी क्या दिल्ली का एटमॉस्फेयर कभी क्लीन होगा, तो लोग निराशावादी बात करते थे। लेकिन आज आप देखिए सड़कें ज़्यादा साफ हैं, क्योंकि लोग क्लीनर फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को, और जैसे जैसे मास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ती जाएगी, हो सकता है बड़े लोग नहीं करें, लेकिन कम से कम ऐसे लोग जो कि इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन कार वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जरूर मूव करेंगे और आपकी फास्टर मूवमेंट होगा। और उसका एक नतीजा ये भी होगा कि दिल्ली के ऊपर प्रेशर कम होगा। सैटेलाइट टाउन्स बन सकते हैं जहां से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। दिल्ली के ऊपर या एक किसी दिल्ली एक शहर है, किसी भी महानगर के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है। जी अनिल जी, हम जिक्र कर रहे हैं कि ये विडंबना ही इसको कहा जा सकता है कि जो ब्रिटेन की पूरी आबादी है उससे भी ज्यादा लोग झोपड़पट्टियों में भारत में रहते हैं। और एक अनुमान ये भी बता रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जो 1/4 पूरी आबादी है भारत की वो रहती है झुग्गी बस्तियों में। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक हालात नजर आते हैं वो भी वहीं नजर आते हैं। किसी भी दिन हम देखते हैं आग लग जाती है दिल्ली जैसे शहर में, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लोगों का विस्थापन होता है, जान माल का नुकसान होता है। इस पर हमारा ध्यान नहीं है। See, I don't take the World Bank seriously. I'll tell you आंकड़ों को why. छोड़ भी दें लेकिन फिर भी कि हालात वर्ल्ड बैंक खराब की तो है। रिपोर्ट ये कहती है, भाई वर्ल्ड बैंक को ये पूछो कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, व्हाई इज अमेरिकन सो मच ट्रबल, व्हाई इज इट इन डेट, व्हाई इज यूके इकोनॉमिक क्राइसिस, चले उसका उनके जवाब नहीं आंकड़ों दे को सकते। छोड़ दें, लेकिन तो हालात तो लेट्स फिर भी फॉरगेट खराब अबाउट द है। वर्ल्ड हाँ। बैंक बिजनेस। ये आंकड़े हम कोट करते रहते हैं विदाउट यूजिंग आवर बेसिक। झिंगन से जी मेट्रो के साथ देखो जी, वो हम कहते हैं फ्लाईओवर लगाए तो उससे भी, बट फ्लाईओवर के नीचे देखिए कंजेशन बढ़ गया। आप मेट्रो की नेटवर्क टू द मेट्रो, आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए, नीचे देखिए दूसरे के लिए क्या मुसीबत है। कोई चल रहा है वहां पे, चल ही नहीं सकता। मैं सरता बिहार से आ रहा हूं, आपका ड्राइवर लेने आया था, फंसे हुए थे वहां पे, क्योंकि वहां पे द नेटवर्क, द बेस फॉर दैट metro was given half a kilometer on both sides to develop it properly. Metro has failed to do that. Metro has become successful when they started, जब इन्होंने नेटवर्क उसका फीडर सर्विसेज बनाई हैं। अब इसी हिसाब से जैसे जिंगन साहब कह रहे हैं, कहते हैं जी बीआरटी कॉरिडोर बहुत फर्क हो गया। मैंने बीआरटी कॉरिडोर पिछले 4 साल में 3 दफा लिया, तीनों दफा फंस गया। मैं ग्रेटर कैलाश के बीच में से जाता हूं। वो कहते हैं सक्सेसफुल हुआ, क्यों? क्योंकि लोगों ने उसके अंदर जाना बंद कर दिया, क्यों वहां फंस जाते हैं। सो ये कह देना कि मेट्रो की वजह से सब हो जाए, फॉल्टी प्लानिंग इज द फॉल्टी प्लानिंग की वजह से आपको मेट्रो लाना पड़ रहा है। और आप कहते हैं मेट्रो सक्सेसफुल है तो फॉल्टी प्लानिंग करते जाओ। मैं कहता हूं फॉल्टी प्लानिंग को तो ठीक कर लो। मेरी बात को नहीं, गलत लेट मी है। फिनिश, आप मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं इंटरप्रेट बिल्कुल सही कर रहा हूं कि मेट्रो इज सक्सेसफुल, बट मेट्रो इज सक्सेसफुल फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन क्रिएटेड व्हिच नीड नॉट हैव बीन देयर। आपने प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया? लेकिन बेसिक फैसिलिटीज के तौर पर मेट्रो रेल तो होनी ही थी भारत में, जिस तरह आबादी मैं है, जितने लोग ट्रैवल करते मैं हैं। आपको ये उदाहरण दे रहा हूं कि अगर 2% लैंड, इंडिया का 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, 60% आबादी को आप अर्बनाइज कर दें एट अ डेंसिटी ऑफ 4 or 5 families per acre, 4 or 5 families per acre, you don't have to go high, you won't have this problem. बट आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए कि गाड़ियों की तादाद कम कर दें, तो आपके इंडस्ट्री का बट्टा बैठ जाएगा, बिकॉज इट्स दिस थिंग एंड इट इज द लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर फॉर द गवर्नमेंट। जी अमेरिका में जीएम वगैरह बंद हुए थे तो अमेरिका का इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था। यहाँ मारुति का हो रहा है। रविंद्र जी, एक तरफ से आप कुछ बोलते हैं, रविंद्र जी, हमारी आबादी के हिसाब से हमने काफी देर से हमने मेट्रो रेल शुरू की। इंग्लैंड में हम जानते हैं 100 साल पहले मेट्रो रेल शुरू हो चुकी थी, 100 साल, एक सेंचुरी पहले। और हमने अपनी आबादी के हिसाब से भी बहुत देर से हमने इसकी शुरुआत की, लेकिन फिर से हम वापस 125 साल 125 साल पहले, 125 साल पहले की शुरुआत हुई। हम अगर अपनी आबादी के हिसाब से देखें और जिस तादाद में माइग्रेशन पिछले 10 साल में खासकर बढ़ा है औद्योगिकरण के मद्देनजर, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 साल में हालात और खराब होंगे? और जिस तरह से हम जा रहे हैं, आपने कहा कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और ज्यादातर नहीं करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि
तोड़ने का तरीका क्या है उन रूल्स को, तो हालात और ख़राब होने जा रहे हैं। अगर हाउसिंग की हम बात करें, ट्रांसपोर्ट को लेकर तो थोड़े से झिंगा जी जो हैं वो आशावान हैं। नहीं, मैं भी आशावादी हूँ। मैं भी पॉजिटिवली सोचना चाहता हूँ, लेकिन दो प्रॉब्लम्स है हमारे। एक तो है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, जिसको हम सबसे आगे रख के देखना चाहिए। फ्यूचर, हम हमेशा सोचते हैं कि फ्यूचर आगे जाता है, लेकिन फ्यूचर ऑल्सो गोज इनवर्ड्स। यू हैव टू लुक एट योर करंट कंडीशन टू सी व्हाट इज योर फ्यूचर। जो हमारा करंट कंडीशन देखा है, तो एज यू सेड 25 to 30% of urban India is living in slums, or huge numbers are living in unauthorized colonies. Why has this come? It is because of, like, I agree with Anil Lal, there is a faulty planning system which has actually failed to deliver. Now, coming to the point of the metro, I disagree with the optimism which Mr. Jingran is expressing about the metro. First of all, it's a very expensive system. It's an extremely expensive system, and in a city like Delhi, which has a radial, it has a circular form, and it has 5 radial roads coming into it. तो महंगा आप सरकार के लिहाज से कह रहे हैं, सरकार के लिए महंगा है। In such a shape of the city, be successful unless the intermediary linkages between metros are developed fully along with the metro. तो आपको लगता है 2021 तक क्या ये जो लिंकेजेस की बात हो रही है, जो आपने बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1982 में जब दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे, तब यहाँ पर एक इंट्रा अर्बन ट्रांसपोर्ट की स्कीम परिक्रमा रेल सेवा शुरू हुई थी, जो दिल्ली की पेरिफेरी में चला करती थी। उस समय सिर्फ जब तक एशियन गेम्स चले उसमें पैसेंजर चलते थे, उसके बाद नहीं चलते थे। क्यों? क्योंकि वो परिक्रमा रेल सेवा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहां लोग रहते थे उससे होकर के नहीं जाता था, जहां पर लोग काम करने के लिए जाते थे वहां नहीं जाता था। दिल्ली के मेट्रो का जो ओवरऑल फाइनल फेज के पास जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखिए, उसका सबसे बड़ा यह है कि तमाम सारे इलाकों से मेट्रो आती है और एक जगह पर आकर के कंसंट्रेट करती है, जहां पे लोगों का वर्क सेंटर है, जहां पर लोग रहते हैं। ये वर्क सेंटर को और सिंपलिस्टिक मॉडल, आई डिसएग्री विद दिस। जिंगन जी, अगर हम बात करें मेट्रो रेल को, हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से लो फ्लोर बसेस जो इंट्रोड्यूस की गई, इससे पहले ब्लू लाइन बसेस थी जिनको कि किलर लाइन कहा गया, अभी बहुत सारी नजर आती हैं। उसके बावजूद क्या वाकई जो लो फ्लोर बसेस हैं, जो भी लोग उसमें बैठ पाते हैं, जितनी भी तादाद को वो मौका मिलता है, उनके लिए तो जिंदगी बेहतर हुई है, लेकिन उनकी तादाद आपको लगता है काफी है दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से? नहीं, उनकी बसों की संख्या के बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं भी कई बार उनमें बैठा हूँ, पहले की बसों के मुकाबले में उनमें बैठ करके यात्रा करना ज़्यादा कंफर्टेबल है। कुछ लोगों ने तो ऑटो रिक्शा लेना बंद कर दिया, अपनी कारों से भी जाना बंद कर दिया, जिनको डायरेक्ट रूट्स मिल जाते हैं। जी हाँ। लेकिन कितना आपको अनुपात क्या लगता है कि जिस अनुपात में अभी चल रही हैं ये बसेस, कितना और बढ़ाना होगा इसे दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से? दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से कम इसकी दुगनी तिगनी होनी चाहिए। और रूट्स पे, जिन रूट्स पे नहीं चल रही हैं उन पे भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, तभी लोगों को सुविधा होगी, तभी लोगों की यात्रा सुविधा जाएगी। दिनों में हमने देखा कि बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनी हैं। अभी आप देखिए फला सिटी के नाम से, अब तो शहरों के नाम से बता रहे हैं आपको कॉलोनीज, जहां नोएडा, फरीदाबाद, आप जगह जगह चले जाइए, तो उन शहरों को अगर उनके ही हम शब्द ले लें, तो उसमें जिस तरह से प्लानिंग हो रही है, जिस तरह से बना रहे हैं इमारतें, जिन लोगों की आमदनी भी उतनी नहीं है उससे ज़्यादा उन्हें लोन देकर बना रहे हैं, तो क्या वाकई उनमें उन गाइडलाइंस का ख्याल रखा जा रहा है? यानी जो नए मकान बन रहे हैं, क्या उनसे कोई उम्मीद हम करें? नहीं, ये जो मैंने पहले बताया था कि ये जो नया मकान जो बन रहा है, वो बन रहा है जिस सेक्टर में जिसमें डिमांड कम है, जिस सेक्टर में एक्चुअल नीड कम है, जिस सेक्टर में हाउसिंग सेक्टर में एक्चुअल नीड है, दैट इज द लो इनकम हाउसिंग, देयर इज नो प्रोडक्शन हैपनिंग इन दैट सेक्टर। आप ये कह रहे हैं सब मिडिल क्लास को केटर कर रहे हैं? सब मिडिल और अपर मिडिल क्लास को केटर कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या people are just investing in that property because it's a very good investment. It is not addressing the needs of housing. तो अनिल जी, क्या योजना होनी चाहिए, खासकर झुग्गियों का अगर हम जिक्र करें, वो लोग जो बिल्कुल पहले पायदान पर आते हैं भारत में, जिनके पास कोई भी उनके कोई अधिकार ही ऐसा लगता है कि नहीं है, उस लिहाज से अगर हम देखें उनकी हाउसिंग के लिए कौन चिंता करेगा? जाहिर है वो हमारी जो सोसाइटीज हैं वो तो आएंगे नहीं, वो बिल्डर्स तो उनके लिए बनाने आएंगे नहीं। सरकार की किस तरह की स्कीम्स हैं जो चाहिए? बिल्कुल, सरकार की स्कीम्स मैंने बहुत बना के दी हुई है, क्योंकि 30 साल मैंने स्लम डिपार्टमेंट के साथ एज एन एडवाइजर काम किया।
पॉलिसीज बना के दी हुई हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्ड प्रोजेक्ट था जौनापुर में। सुप्रीम कोर्ट वाज मॉनिटरिंग इट और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी पिछाड़ दिया और वहां और कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट कोई मायने नहीं रखता हमारे सामने। जस्टिस सबरवाल ने 8 दिसंबर 2008 5 दिसंबर 2008 में खाली एक केस सुना था, ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, और स्लम डिपार्टमेंट ने उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। दे हैव नो, ये बाबू राज जौन सा है ना, नीचे का बाबू राज, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो खबरें तो सुनने में आती हैं कि सरकार ने वहां उनके लिए घर बना दिए, उन्हें यहां से वहां शिफ्ट कर दिया नहीं है। किया। की स्कीम खाली एक स्कीम है दुनिया में, एंड आई गॉट इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर इट, वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम जो भट्टी माइन से जिनको लाना था यहाँ पे, दे बिकेम, वो को पिटिशनर बने सुप्रीम कोर्ट में कि लाल साहब जो कर रहे हैं हम करने को तैयार है, हमें वहां दिया जाए करने को, हमें वो दी जाए, और गवर्नमेंट ने उसको किल कर दिया। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस वक्त क्या तरीका है? क्या वाकई हम इमारतों को ऐसे गिरता हुआ देखेंगे या कुछ करने की जरूरत है? किस तरह से आपको लगता है आखिरी तरीका क्या है? नहीं, इसमें अभी डीडीए ने खुद अभी कुछ प्रोग्राम चालू किया है जिसमें लो इनकम हाउसिंग के प्रोडक्शन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज दे आर अटेम्प्टिंग टू क्रिएट 18,000 नए यूनिट्स बना रहा है। अगर ऐसे कंसंट्रेट करके इस एफर्ट में कुछ टाइम दिया तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इसका विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। ये जो पॉलिटिकल एक्सिजेंसी के थ्रू ये बन रहा है क्योंकि कुछ करके दिखाना है, और हमारे जो नया हाउसिंग पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नया हाउसिंग पॉलिसी है सारे हिंदुस्तान के लिए जो बनाया है, वेरी प्रोग्रेसिव पॉलिसी, इफ दैट पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड सिंसियरली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर एजेंसीज, then we can solve this problem. जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए के.टी. रविंद्रन जी, अनूप कृष्ण झिंगरन जी और अनिल लॉल जी, दोनों तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पे जिस तरह से बात उभर कर आ रही है कि ज़मीन की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, और खासकर जिस तरह के कायदे कानून, जिस तरह की गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं, उनको तोड़ने के तरीके भी लोगों को मालूम है। तो लोगों को अपने अंदर झांक कर अपने सिरे से भी कदम उठाने की जरूरत है। हमारे कल के सुरक्षित भविष्य के लिए आज बचाना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम को देखने के लिए शुक्रिया।